हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग आज से शुरुआत करते हैं, आज से हम लोग शुरू करते हैं बिहार स्पेशल में हम लोग बिहार का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और बिहार ज्योग्राफी में हमारा जो पहला टॉपिक होगा बिहार का भौतिक विभाजन। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, यह भारत का सबसे अनोखी भौतिक संरचना वाला क्षेत्र है। एक तरफ हिमालय की तराई है तो दूसरी तरफ गंगा का विशाल मैदान। यही है बिहार की असली भौतिक विभाजन। बिहार को अगर समझना है तो उसकी राजनीति नहीं, उसकी धरती को समझना होगा। बीपीएससी में बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक बिहार का भौतिक विभाजन, लेकिन आज इसे कहानी की तरह हम लोग समझेंगे। मैप के माध्यम से आप चीजों को समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बिहार को समझना है, बिहार का भौतिक विभाजन को समझना है, तो हमारे टेबल के ऊपर है ना, कम से कम वॉल पे बिहार का मैप चिपकना जरूरी है। बिहार का भौतिक विभाजन को समझने के लिए हम लोग इसको 3 भागों में डिवाइड करके समझते हैं। जैसे में आइए, है ना, फिर हम लोग यहां पे बात करते हैं। ठीक है, बिहार का भौतिक विभाजन, पेन को चेंज किया जाए, है ना। बिहार का भौतिक विभाजन एक बार अगर आप समझ जाते हैं तो फिर इससे रिलेटेड अगर प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में तो छूटेगा नहीं, नहीं छूटता बहुत। और देखते होंगे बिहार के एग्जाम में बिहार स्पेशल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चाहे वह सिविल सर्विस का एग्जाम हो, चाहे बिहार के द्वारा होने वाला जो भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें बिहार स्पेशल की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। इसे हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा भाग होता है वह पहला भाग होगा पर्वतीय और तराई क्षेत्र का, है ना। ये हो जाता है पर्वतीय या तराई क्षेत्र हम लोग कहते हैं। अगर इसका विस्तार अगर देखा जाए, पर्वतीय और तराई क्षेत्र का अगर बिहार में विस्तार देखा जाए तो मात्र 1% हिस्सा पर ही इसका विस्तार है, मात्र 1%, है ना, इससे भी ज्यादा नहीं होगा, 1% पर ही इसका विस्तार है। दूसरा भाग में हम लोग मैदानी क्षेत्र को देखते हैं, मैदान। और मैदान यानी कि बिहार के भूभाग का अगर देखा जाए तो लगभग 95 से 96% भागों में इसका विस्तार है ना, इसका विस्तार है। लगभग 95 से लेकर के 96% भूभागों पर इसका विस्तार है। अगर हम लोग देखें तो इसको और आसान बनाने के लिए हम लोग उत्तरी गंगा का मैदान में डिवाइड कर सकते हैं। उत्तरी गंगा का मैदान, है ना, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, है ना, और हो जाएगा दक्षिणी गंगा का मैदान, है ना। और तीसरा जो हमारा भाग होगा वो हो जाता है पठार और पहाड़ का, है ना। तीसरा जो भाग है ये हो जाता है पठार और पहाड़ का। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में लगभग 2 से 3% हिस्सों में इसका विस्तार है, 2 से 3% हिस्सों में इसका विस्तार है। इसको भी हम चाहें तो 2 भागों में डिवाइड करके समझ सकते हैं। एक हो जाता है बिंद क्रम की चट्टानें, है ना, बिंद क्रम की चट्टानें यहां पर मिलेगी, है ना। और दूसरा हो जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, है ना, धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहां पर मिलेगी। जैसे में आप यहां पे देख सकते हैं, ये हम लोग जो देख रहे हैं, है ना, ये हो जाता है हमारा पर्वतीय और तराई क्षेत्र। ये जो हिस्सा हम लोग देख रहे हैं जो पश्चिमी चंपारण में है, यहीं पर आपको पर्वतीय मिट्टी भी मिलता है। यहीं पर आपको इसी गंडक नदी, इसी पश्चिमी चंपारण में जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखेंगे तो बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। और पश्चिमी चंपारण में एकमात्र सोमेश्वर की पहाड़ी आपको मिलेगा, सोमेश्वर श्रेणी मिलेगा। और यह शिवालिक का भाग है। शिवालिक जो हम लोग हिमालय श्रेणी का अगर भाग हम लोग पढ़ेंगे, है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजार, शिवालिक। और शिवालिक बिल्कुल नवीन क्रम की श्रेणियां है, उसी का भाग है जो केवल हमें पश्चिमी चंपारण में दिखता है। और इसी जगह हम लोग इसको
इसी सोमेश्वर श्रेणी को अगर हम लोग देखें तो पर्वतीय तराई क्षेत्र को भी हम लोग डिवाइड करके इसको समझ सकते हैं। और ये जो तराई क्षेत्र का जो हिस्सा हम लोग यहां पर देखते हैं, ये तराई क्षेत्र का है जो पश्चिमी चंपारण से लेकर के बिल्कुल कहां तक, ये किशनगंज तक का क्षेत्र है ना। 8 से 10 किलोमीटर का यह विस्तार क्षेत्र आपको मिलेगा, लेकिन किशनगंज में जैसे ही हम लोग आते हैं लगभग 50 किलोमीटर में इसका विस्तार दिखाई देता है। यह तराई क्षेत्र का है। और ये जो तराई क्षेत्र है ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, इंटरनेशनल यानी कि नेपाल के साथ इसका सीमा साझा करता है, वहां पर भी इसका विस्तार रूप है ना। और यहां पर देखते हैं मध्य जो विशाल गंगा का जो मैदान है, जो मैंने कहा था कि लगभग 95 से 96% हिस्सा मैदानी भाग का ही है हमारे बिहार में, जिसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। यही है गंगा नदी जो बिहार को 2 भागों में डिवाइड करता है। एक हो जाता है उत्तरी बिहार और दूसरा हो जाता है दक्षिणी बिहार। जो भी हम लोग ये पीला जो देख रहे हैं, ये जो भाग है यही है ना गंगा का विशाल मैदान है, जिसका पूरे बिहार में 95 से 96% इसका विस्तार है ना। यहाँ पर 95 से 96% इसका विस्तार है। और इसका निर्माण जो हुआ है, इसका निर्माण यानी कि नदियों के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है ना। नदियों के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। और यहां पर आप देख रहे हैं ये जो दक्षिण बिहार का जो छोटे से हिस्सों में जो ये जो कलर में आप जो देख रहे हैं, यही है जहां पे पर्वत, जहां पे पठार, जहां पे पहाड़ हमें मिलते हैं। लगभग 2 से 3% हिस्सों में इसका विस्तार है। और हम लोग देखते हैं झारखंड से सटा हुआ जो छोटा नागपुर का एक क्षेत्र है ना। छोटा नागपुर के क्षेत्र को हम लोग भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, जहां पे खनिज संसाधन की अपार संभावना है। उसी का विस्तार रूप जो हम लोग देख रहे हैं, यही विस्तार रूप है जहां पे हम लोग यहां पर क्या देखते हैं, बिंदक्रम की चट्टानें, जैसे कैमूर और रोहतास में है ना, यहीं पर आपको मिलता है बिंदक्रम की चट्टानें, जहां पर चूना पत्थर की प्राप्ति सबसे ज्यादा होती है। और ये चूना पत्थर एक मटेरियल है सीमेंट उद्योग के लिए। यही वजह है कि ये रोहतास में सीमेंट उद्योग सबसे ज्यादा फला फूला है ना, सबसे ज्यादा फला फूला पूछा भी जाता है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे ये क्षेत्र वाला जो देख रहे हैं, ये क्षेत्र जो है ना, इस क्षेत्र में ये जो क्रम हमें दिखता है ये धारवाड़ क्रम का है, धारवाड़ क्रम, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात किया था है ना। इस तरह से हम लोग ये दक्षिणी क्षेत्र में लगभग 2 से 3% हिस्सों में इसका विस्तार है। धारवाड़ क्रम और बिंद क्रम की चट्टानें यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। अच्छा, अब आइए थोड़ा सा इसको डिटेल्स में अब लेकर के हम लोग चलते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि बिहार के भौतिक विभाजन को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड करके समझने की कोशिश हम लोग करेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो पार्ट हो जाता है वह हो जाता है हमारा पर्वतीय और तराई क्षेत्र का, है ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पर्वतीय और तराई क्षेत्र का, पर्वतीय और तराई क्षेत्र में चलिए पहला में अगर हम लोग देखें तो ये हो जाता है पर्वतीय, है ना, या तराई क्षेत्र। हम लोग अगर इसको देखें तराई क्षेत्र तो समझिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो तराई क्षेत्र है ये बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हो जाता है। कहां पे? उत्तर पश्चिम में स्थित है ना। यह बिहार के उत्तर पश्चिम में, या बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। पूछा जा सकता है ना, उत्तर पश्चिम में यह स्थित हो जाता है। कौन सा? तो पर्वतीय क्षेत्र कहे या तराई क्षेत्र कहे। और यह शिवालिक श्रेणी का एक भाग है। पर्वतीय और तराई क्षेत्र का, पर्वतीय जो हम लोग क्षेत्र देख रहे हैं बिहार में, जिसका हिस्सा मात्र 1% में ही इसका विस्तार रूप हमको दिखाई देता है, यह शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है ना। यह जो है यह शिवालिक श्रेणी का, यह शिवालिक है ना, शिवालिक श्रेणी का क्या है? तो हिस्सा है। यह शिवालिक श्रेणी का भाग हो जाता है ना, शिवालिक श्रेणी का भाग है। कुल क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो 932 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। कुल क्षेत्रफल है ना, कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो हम लोग 934, ठीक है, कितना? तो 932 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है
932 वर्ग किलोमीटर में। और इसका विस्तार भी देख लीजिए, विस्तार कहाँ पर है, तो विस्तार केवल पश्चिमी चंपारण में है, केवल पश्चिमी चंपारण में है। कई बार सवाल पूछा हुआ है। और यही पश्चिमी चंपारण हमारे बिहार का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला। और इसी जिले में एकमात्र बिहार का नेशनल पार्क आपको मिलेगा। अगर हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे तो एक तरफ से इसकी जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री सटती है किसके साथ, नेपाल के साथ। और जब हम लोग पश्चिम में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ इसका सीमा साझा करता है। और यहीं पर एकमात्र नेशनल पार्क है ना। और यह नेशनल पार्क अगर देखिएगा, जो बाउंड्री सटा हुआ है नेपाल के साथ, नेपाल में भी एक नेशनल पार्क है वहां पे, जो उसका और हमारे बिहार के ये पश्चिमी चंपारण का जो नेशनल पार्क है उससे जुड़ा हुआ यह क्षेत्र हो जाता है ना। और इसको हम लोग 3 उपवर्गों में बांट कर समझ सकते हैं। इसको हम लोग, है ना, इसको हम लोग 3 उपवर्गों में बांट कर समझ सकते हैं। जैसे में, है ना, इसको हम लोग 3 उपवर्ग में, है ना, 3 उपवर्ग में बांट कर समझ सकते हैं। जैसे में, तो यहां पर देखिए, है ना, सबसे पहला हो जाता है हमारा सोमेश्वर श्रेणी, है ना। सबसे पहला हो जाएगा हमारा सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी हो जाता है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा हिस्सा है, दूसरा हो जाएगा रामनगर दून का, है ना, रामनगर दून। और तीसरा जो हमारा भाग होगा वह तीसरा हो जाता है दून घाटी का, है ना, दून घाटी कह सकते हैं इसको, दून घाटी का हो जाता है, ठीक है, तीसरा दून घाटी का। ओ माय गॉड, बहुत गर्मी है। ठीक है, दून घाटी का हो जाता है। तो सोमेश्वर श्रेणी में समझेंगे हम लोग, है ना, सोमेश्वर श्रेणी में हम लोग समझेंगे यह भारत नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। सोमेश्वर श्रेणी जो है ना, सोमेश्वर श्रेणी यह भारत, है ना, और किसके साथ, नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा, है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा यह बनाती है। कौन सा, तो सोमेश्वर की श्रेणी हो जाएगा। और ये सोमेश्वर की श्रेणी जो है यह त्रिवेणी नहर से शुरू होती है ना। इसकी शुरुआत अगर देखें तो यह त्रिवेणी नहर जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, है ना, त्रिवेणी नहर से यह शुरू होकर के, है ना, त्रिवेणी नहर से यह शुरू होकर के भीखना ठोरी तक यह जा करके समाप्त हो जाती है। कहाँ तक, भीखना ठोरी तक, है ना, भीखना ठोरी तक जा करके यह समाप्त हो जाती है। इस तरह से याद रखिए, ये सोमेश्वर श्रेणी जो भारत और नेपाल के मध्य में, भारत और नेपाल के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। और ये जो सोमेश्वर श्रेणी है केवल कहाँ, तो केवल पश्चिमी चंपारण में यह स्थित है। और यह हमारे बिहार का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। और यह त्रिवेणी नहर से शुरू होती है और भीखना ठोरी तक यह जाती है। अगर पूछे कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था तृतीयक काल में। इसका निर्माण हुआ, है ना, इसका निर्माण अगर आपसे पूछता है कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था तृतीयक काल में हुआ था, है ना, तृतीयक काल में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। और उत्तरी, यानी कि उत्तरी गंगा के मैदान में यह स्थित है। सोमेश्वर श्रेणी के बारे में अगर स्थिति के बारे में उससे पूछे तो यह उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित हो जाएगा, है ना, उत्तरी गंगा के मैदान में, उत्तरी गंगा के मैदान में, है ना, मैदान में यह स्थित है। कौन स्थित है भाई, तो सोमेश्वर का श्रेणी हो जाता है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी इसी पर विराजमान है ना, राज्य की सबसे ऊंची चोटी जिसको हम लोग सोमेश्वर की पहाड़ी कहते हैं, 874 मीटर इसकी ऊंचाई है ना, राज्य की सबसे ऊंची चोटी। चलिए इसको भी देख लीजिए, है ना, राज्य की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, है ना, ऊंची चोटी कौन सा है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी है ना, सोमेश्वर की पहाड़ी, है ना, सोमेश्वर की पहाड़ी है।
और सोमेश्वर की पहाड़ी की ऊंचाई अगर पूछता है तो 874 मीटर हो जाएगा, 874 मीटर हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग जब इसको 3 उपवर्गों में बांट करके समझने की कोशिश की, है ना, देखिए ऐसे अगर पढ़ लेते हैं ना तो इससे रिलेटेड जितना भी सिविल सर्विस में जो एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है आपसे बनेगा, इसके बाद बनेगा, है ना। यह सोमेश्वर की श्रेणी भारत और नेपाल के मध्य में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह त्रिवेणी नहर से शुरू होती और भिकनाटोरी तक समाप्त हो जाती है ना। अगर देखा जाए तो इसका निर्माण हुआ तृतीय काल में और यह उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है और राज्य की सबसे ऊंची चोटी जिसको हम लोग सोमेश्वर की पहाड़ी कहते हैं 874 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं रामनगर दून के बारे में, है ना। रामनगर दून के बारे में हम लोग यहाँ पर देखें, रामनगर दून की बात करें तो यह श्रृंखला सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण में स्थित हो जाता है। ये जो श्रृंखला है, ये श्रृंखला सोमेश्वर पहाड़ी के, है ना, सोमेश्वर पहाड़ी के कहां पर स्थित है तो दक्षिण में स्थित है। रामनगर दून की हम लोग बात करते हैं, है ना, सोमेश्वर पहाड़ी के यानी कि दक्षिण में स्थित है और यह गंडक नदी के तट पर स्थित है। गंडक नदी, है ना, गंडक नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। ठीक है, यह जो है गंडक नदी के तट पर, गंडक नदी के तट पर यह स्थित हो जाता है। कौन सा? रामनगर दून। ठीक है, और यह कई छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला बनाती है। यहाँ पे यह रामनगर दून जो हम लोग देख रहे हैं, रामनगर दून, यह कई छोटी छोटी, है ना, कई छोटी छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला बना देती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं और ये हमारा होता है दून घाटी, है ना, ये है दून घाटी। यह घाटी सोमेश्वर, है ना, यह घाटी सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के मध्य में स्थित हो जाता है। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि दून घाटी, और इसी दून घाटी को हम लोग वैली यानी कि दून वैली के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग दून वैली भी कहते हैं, है ना, दून वैली के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और यह जो इसकी जो स्थिति है, यह सोमेश्वर, है ना, मतलब सोमेश्वर और रामनगर दून के मध्य में स्थित है, जिसको हम लोग दून घाटी कहते हैं, है ना। इसे दून वैली भी कहा जाता है। सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के मध्य में है। चलिए इसको भी लिख लीजिए, है ना, पूछा जा सकता है। सोमेश्वर, है ना, सोमेश्वर और, है ना, सोमेश्वर और रामनगर, है ना, दून के मध्य स्थित है यह। ठीक है, मध्य स्थित है दून घाटी वैली। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा भाग की बात हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने इसको देखा, है ना, और ये हमारा जो होता है यह तराई और पर्वतीय क्षेत्र हो जाता है। यानी कि यह शिवालिक तराई क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने अभी जाना, जिसका विस्तार हमें बिहार में दिखाई देता है और मात्र 1% क्षेत्रों में ही इसका विस्तार है ना, जिसको हम लोग सोमेश्वर श्रेणी के रूप में देखें, रामनगर दून और दून घाटी के रूप में हम लोगों ने देखा। अब ये जो हमारे बिहार का कुल भूभाग का सबसे ज्यादा हिस्सा जो मैदानी क्षेत्र में आता है, जिसमें हम लोग 95 से 96% भूभाग को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, और ये हमारा हो जाता है मैदानी क्षेत्र, है ना, ये होता है हमारा मैदानी क्षेत्र है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। चलिए मैदान का क्षेत्र हो जाएगा बिहार में मैदान का क्षेत्र, और ये मैदानी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो लगभग 96% भूभाग में इसका विस्तार है ना। 96% भूभाग में, यानी कि बिहार के कुल भूभाग का लगभग 96% भाग मैदान ही है। इसका निर्माण, है ना, इसका जो निर्माण है, यानी कि इसका निर्माण अगर आपसे पूछता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ, है ना, यानी कि मैदान का जो 96% हिस्सा हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ, है ना। गंगा और उसकी सहायक नदी, है ना, उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से, उसकी सहायक, है ना, सहायक नदियों के निक्षेप से, है ना, इसका निर्माण हुआ है मैदानी भाग का। और मैदान के मध्य में एक नदी, है ना, गुजरती है, जिसको हम लोग गंगा नदी कहते हैं।
और यही गंगा नदी हमारे बिहार को दो भागों में डिवाइड कर देती है। उत्तर से आने वाली नदियां और दक्षिण से आने वाली नदियां जो गंगा में संगम करती है, इन्हीं सहायक नदियों के है ना निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, जिसको हम लोग दो उपवर्गों में बांट कर समझते हैं, है ना, दो उपवर्गों में बांट कर समझेंगे। एक हमारा हो जाता है ना, दो उपवर्गों में बांट कर समझेंगे। एक हो जाता है उत्तरी गंगा का मैदान, ठीक है, उत्तरी गंगा का, है ना, उत्तरी गंगा का मैदान, और दूसरा हो जाता है दक्षिणी गंगा का मैदान, है ना। दूसरा हो जाएगा दक्षिणी गंगा का मैदान हो जाता है। उत्तरी गंगा के मैदान में हमें क्या क्या पढ़ना है ये भी देख लीजिए, है ना। उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान में घाघरा गंडक दोआब आ जाएगा, घाघरा, है ना, घाघरा गंडक, है ना, गंडक दोआब आ जाता है। दो नदियों के बीच में जिस जमीन को हम लोग देखते हैं उसी को दोआब कहा जाता है। सबसे उपजाऊ भूमि पाई जाती है यहाँ पे, सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि है। यही वजह है कि इसमें उत्पादन सबसे ज्यादा होता है ना, उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद, है ना, उसके बाद हम लोग जो दूसरा देखते हैं वह हो जाएगा आपको गंडक से लेकर के कोसी दोआब, गंडक और कोसी दोआब हो जाएगा, है ना, गंडक और कोसी दोआब हो जाएगा, कोसी दोआब। और तीसरा हो जाता है कोसी से लेकर के, है ना, महानंदा, कोसी और महानंदा दोआब हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तीन दोआब हम लोग उत्तर में देखते हैं, उत्तर बिहार में हम लोग तीन दोआब देखते हैं। उसी तरीके से हम लोग अगर देखें दक्षिण में, दक्षिणी गंगा के मैदान में, तो ये हो जाएगा गंगा और सोन का दोआब हो जाएगा, है ना। ये हो जाता है गंगा सोन दोआब है, गंगा सोन दोआब, है ना। और हम मैप के माध्यम से भी समझाएंगे, थोड़ा सा पहले इसको कर लिया जाए। और यहाँ पे हो जाता है मगध का क्षेत्र हो जाएगा, मगध का मैदान हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और ये जो तीसरा हमारा हो जाएगा अंग का मैदान हो जाता है ना, अंग का, ठीक है, अंग का मैदान हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये अंग का मैदान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने, है ना, इसको डिवाइड किया, ठीक है। और इसको, भाई गर्मी यार, हो हाँ, ठीक है, ये हो जाता है। यानी कि मैदानी क्षेत्र में हम लोगों ने देखा। और तीसरा जो भाग हम लोग पढ़ रहे थे पठार का, है ना, इसको भी देख लेते हैं, पठार और पहाड़ का, है ना। ये तीसरा जो हमारा भाग है पठारी क्षेत्र हो जाएगा। और लगभग 2 से 3% हिस्सों में ही ये भाग में ये फैला हुआ है। और ये बिहार के दक्षिणी सीमा पर, है ना, स्थित है, दक्षिणी सीमा पर ये स्थित है। और झारखंड के सीमा से यह साझा करता है ना, झारखंड की सीमा से यह साझा करता है। यानी कि अगर पूछता है तो बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार व पहाड़ है और झारखंड की सीमा से साझा करता है। जैसे हम लोग छोटा नागपुर पहाड़ की बात कर रहे थे, छोटा नागपुर का पठार, जिसको हम लोग भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, जो खनिज संसाधन से सबसे ज़्यादा लैस है, उसी का विस्तार रूप हम लोग देखते हैं धारवाड़ क्रम के रूप में, बिंद क्रम के रूप में, जो हमारे बिल्कुल, है ना, झारखंड की सीमा से साझा करता है। और यहीं पर जो खनिज संसाधन मिलते हैं, मात्र 2 से 3% हिस्सों में इसका विस्तार है ना, बाकी तो सबसे ज़्यादा हिस्सा झारखंड चला गया। और इसको हम लोग दो भागों में अगर डिवाइड करके समझेंगे तो सबसे पहले हमारा हो जाता है कौन सा, तो ये हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, है ना। ये देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, है ना, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जैसे में अगर हम लोग जिला की बात कर दें, है ना, तो जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा और गया में इसका विस्तार ज़्यादा है। मुंगेर, जमुई, है ना, मुंगेर, ठीक है, जमुई, नवादा, गया में इसका सर्वाधिक विस्तार है। और इससे रिलेटेड हर जिला से
एक प्रश्न पूछा हुआ है आपके बिहार में बीपीएससी के एग्जाम में, है ना। बिंद क्रम की चट्टानों की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, है ना, बिंद क्रम की चट्टानें, बिंद क्रम से बहुत बार प्रश्न पूछा है, बिंद क्रम की चट्टानें, है ना, यहां से हमेशा बीपीएससी में प्रश्न पूछता ही रहता है। धड़वार क्रम की चट्टानें, इसका मुंगेर, जमुई, नवादा, गया में विस्तार है, और बिंद क्रम की चट्टानों का विस्तार कैमूर और रोहतास जिले में आपको मिलेगा, है ना। कहा तो कैमूर, है ना, कैमूर और रोहतास जिले में आपको विस्तार इसका मिलता है। यही कैमूर जिला जो हमारे बिहार में सर्वाधिक वन पाया जाता है, यही रोहतास जिला जहां पे बिंद क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर की प्राप्ति सबसे ज्यादा होती है, जहां पे सीमेंट उद्योग सबसे ज्यादा फला फूला, यही रोहतास जिला, है ना। इस बिंद क्रम की चट्टानों में जो मिट्टी प्राप्त होती है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, और यही वजह है कि हमारे बिहार में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन और गेहूं का उत्पादन यहीं पर होता है, रोहतास में, और यही वजह है कि रोहतास को हम लोग धान का कटोरा कहते हैं। और हमारे बिहार में सबसे ज्यादा साक्षरता भी आपको कहां पर है, तो साक्षरता भी आपको सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, यह रोहतास जिले में मिलता है ना। सबसे ज्यादा रोहतास जिले में आपको यह मिलेगा। जैसे में अगर हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, तो यहां पर देखिए, जैसे अगर हम लोग मैप बनाते हैं यहाँ पे, है ना, अगर बिहार का मैप अगर हम लोग यहाँ पे बनाएं, ठीक है, तो यही गंगा नदी है, यही गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती, गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है। यही है आपको सोमेश्वर की श्रेणी, है ना, याद रखिएगा, सोमेश्वर की श्रेणी जो केवल कहां पर है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में यह स्थित हो जाएगा। और यही पश्चिमी चंपारण से एक पतली पट्टी आपको मिलेगी जिसको हम लोग तराई क्षेत्र कहते हैं, और यह तराई क्षेत्र का विस्तार पश्चिमी चंपारण से लेकर के कहां तक है, तो पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक है ना। ये सोमेश्वर की श्रेणी जो टर्शियरी चट्टान भी कहलाता है, टर्शियरी, है ना, इसको ऐसे याद रखिए, टर्शियरी चट्टाने जो है, चट्टाने यहां पर मिलती है, टर्शियरी चट्टाने। जैसे अगर गंगा का जो मैदान है जिसका विस्तार 95 से 96% भागों में है, तो ये क्वाटनरी मैदान ऐसे भी पूछा जाता है, कौन सा मैदान है, तो एक क्वाटनरी मैदान हो जाता है ना, क्वाटनरी, है ना, मैदान हो जाता है। इसी समय में इसका निर्माण भी हुआ था, ठीक है। और जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यह रोहतास और कैमूर का जो क्षेत्र है जहां पर हमें बिंद क्रम की चट्टानें मिलती है ना, बिंद क्रम की चट्टानें मिलती है। और ये जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं यही है ना, यही है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, यही है धारवाड़, है ना, क्रम की चट्टानें यहां पर मिलती है, ठीक है। यहीं पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमको प्राप्त होती है, यहीं पर मिलती है। चलिए, जैसे में हम लोगों ने ये देखा, है ना, निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों से कैसे हुआ, है ना, उसकी सहायक नदियों से, तो जैसे में यहां पर देखिए, ठीक है। चलिए मैप के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, ये हुआ। अब ये देखिए, चलिए मैप लेकर के चलिए इसी से समझते हैं। अरे इधर आ जाए यार, चलिए जैसे भी ये हो गया, तो ये हम लोग देख रहे हैं यही है गंगा नदी, और यही गंगा नदी जो है बिहार को दो भागों में डिवाइड करता है। और उत्तर प्रदेश ये हो जाता है, उत्तर प्रदेश के चौसा से, है ना, उत्तर प्रदेश में जब हम लोग जाएंगे यहाँ से प्रवेश जब करता है तो चौसा में ही गंगा नदी बिहार में प्रवेश कर जाती है, जिसकी लंबाई अगर पूछता है कितने किलोमीटर में इसका विस्तार है बिहार में, तो 445 किलोमीटर में इसका विस्तार हो जाता है। और यही गंगा नदी का विस्तार सबसे ज्यादा पटना जिले में सबसे ज्यादा है ना, पटना जिले में सबसे ज्यादा है। और दूसरा अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले में, तो भागलपुर जिले में हो जाता है ना, भागलपुर जिले में हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इसकी सहायक नदियां जो उत्तर से आकर के मिलती है, यही है जिस नदी को हम लोग घाघरा नदी कहते हैं, है ना, घग्गर नदी कहते हैं हम लोग, घग्गर नदी। और यही है आपका गंडक नदी जो दिख रहा है,
यही है आपका गंडक नदी। इन दो नदियों के मध्य में जो दोआब बना, घाघरा और गंडक दोआब हो जाता है ना। ये दो नदियों के बीच में यही है आपका घाघरा, है ना, घाघरा और गंडक दोआब है ना। गंडक दोआब दो नदियों के मध्य में। और यहाँ पे जिस नदी की हम लोग बात करें, यही है आपको कोसी नदी। यही कोसी नदी है जो बिहार का शोक कहलाता है। और यह गंडक, है ना, गंडक और कोसी दोआब हो जाएगा, कोसी दोआब हो जाता है। ठीक है। और ये जो नदी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये नदी, इसी को महानंदा कहा जाता है। महानंदा यही नदी है। और ये सारी जो नदियां हम लोग देख रहे हैं, यह उत्तर से आकर के गंगा में संगम करती है। और ये हो जाता है कोसी और, है ना, कोसी और महानंदा दोआब हो जाएगा, महानंदा दोआब हो जाता है। मैप के माध्यम से पढ़िए, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है। और यही नदी है जिसको हम लोग सोन नदी के नाम से जानते हैं। और ये हो जाता है आपको गंगा सोन का दोआब हो जाता है, सोन का दोआब ये हो जाता है ना। और ये जो पीला वाला क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं, यही मैदानी क्षेत्र हो जाता है ना। यही क्या है, यही मैदानी क्षेत्र है ना। और ये जो क्षेत्र है, यह मगध का क्षेत्र हो जाता है, मगध का मैदानी क्षेत्र है ना। ये मगध का जो है मैदानी क्षेत्र हो जाता है, मगध का मैदानी क्षेत्र। और यहीं पे हम लोग दक्षिणी पठारी क्षेत्र देखते हैं, यही है दक्षिणी पठारी क्षेत्र, है ना। दक्षिणी पठारी क्षेत्र यहीं पर हो जाता है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र हो जाता है। लगभग 2 से 3% हिस्सा ही इसका बिहार में आपको मिलेगा, है ना। 2 से 3% हिस्सा ही इसका बिहार में आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग ये अगला टॉपिक में हम लोग मिलते हैं। और ये हम लोगों ने देखा, है ना, भौतिक विभाजन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। बहुत गर्मी है।